हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को, जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो वीडियो है ये प्योरली बीपीएससी ट्री फेज़ 2 के लिए बनाया गया है, जो कि आप सभी को पता है कि अभी दिसंबर में पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो यहाँ जो क्वेश्चंस मैंने पिक करे हैं वो वेरियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे कि अभी DSSB के बहुत सारे पेपर्स हुए थे, उसमें क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वहाँ से लिया है। और साथ ही जो प्रीवियस ईयर में एसएससी में MTS में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे ये वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एक एक करके इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले भारत में पहली जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में कि भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में या कार्यकाल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो डायरेक्टली क्वेश्चन इन चीज़ों को ध्यान देना है। अगर पहली जनगणना की शुरुआत पूछी जाएगी तो 1872। पहली नियमित जनगणना, मतलब नियमित का मतलब हर 10 साल पे जनगणना जो है वो होना कब से स्टार्ट हो गया, तो 1881 में। और ये किसकी कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1921। और लघु विभाजक तो है 1951। महाविभाजक जो है वो 1921 है एंड लघु विभाजक जो है वो 1951 है। नेक्स्ट इज जनगणना की अवधि कितनी होती है, तो जनगणना जो है वो प्रत्येक 10 वर्ष पे करवाया जाता है। 2011 की जनगणना का देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो टॉपिक है ये हर एक एग्ज़ाम का आप कह सकते हो कि फेवरेट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का उठा के देख लो, अगर उसमें जीएस का पोर्शन पूछा जा रहा है तो वहाँ जो है आपसे जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ आपने क्या देखा कि जो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो देश की 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर हम बात करें कि स्वतंत्र भारत की, ठीक है, तो स्वतंत्र भारत की वो 7वीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। और साथ में ये पॉइंट ना एक्चुअली अलग से है कि जो जनसंख्या है वो कौन सी सूची में आती है, तो वो समवर्ती सूची में आती है, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखेंगे जनगणना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो 1901 टू 1911 तक जनसंख्या क्या देखा गया कि स्थिर था। आपको पता है जो ये जनगणना है इसकी अवधि आपने क्या देखी, कितने वर्ष की होती है, तो 10 साल की, 10 ईयर्स की, 10 वर्ष की। तो ये वाला जो वर्ष था, ये जो अवधि थी, इसमें जनसंख्या स्थिर पाया गया। प्रथम विश्व युद्ध भी अब ऐसा माना गया कि इसके बाद ना जनसंख्या में क्या हुआ, एकदम से कम होने लगा। उसका रीज़न क्या था कि इस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण जनसंख्या जो है वो डिक्रीज हो गई। जनरली क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती ही है। अब अभी जो जनगणना 2011 में हुआ था, उसके बाद कब होना था, 2021 में। 2021 में जनगणना हो नहीं पाया। अब अगर जनगणना जो है वो होगी तो उस टाइम पे क्या होगी, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हम जो है वो टॉप पे पहुंच चुके हैं पॉपुलेशन में, तो जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन इस काल में जनसंख्या जो है इसके बाद 1911 से लेकर 1921 में क्या देखा गया कि इस अवधि में जनसंख्या में बढ़ोतरी की जगह क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था, जनसंख्या घटोतरी हुई थी। और उसका एक रीज़न क्या था, प्रथम विश्व युद्ध। और वैसे तो उस टाइम पे ना फ्लू आ गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई थी, और वो भी एक रीज़न था कि जनसंख्या जो है वो कम हुई होगी। 1921 को क्या कहा जाता है, तो महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। अभी आपने देखा ना कि
2011 से 1921 का जो ड्यूरेशन था, इस ड्यूरेशन में क्या देखा गया कि जनसंख्या में कमी हुई, और इसे जिसकी वजह से 1921 को क्या कहा गया, महाविभाजक वर्ष बोलते हैं। अब कभी कभी ना क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, वैसे जनरली नहीं ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछने पे आ जाए तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको इन पॉइंट्स को भी देख लेना है कि सर्वप्रथम मौर्य काल में जनगणना हुई थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनकी जानकारी मिलती है। जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछ लिया जाता है कि जनगणना किसके अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो 2000 में हुई थी। ठीक है, अब नाउ हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। 2011 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 7 अरब थी, और भारत में आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म, कौन से धर्म के लोग थे, तो हिंदू धर्म के लोग थे। उनका प्रतिशत क्या पाया गया, 80% लोग जो थे वो हिंदू थे या हिंदू हैं, थे क्या हैं। मुस्लिम जो है उस जनगणना के अनुसार कितने हैं, 13% है, और ईसाई 2.34% है, सिख 1% है, और सबसे कम पारसी है। ये कौन सी रिपोर्ट बताती है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हिंदू और सबसे कम पारसी। आपको हर एक डेटा में ना सबसे कम और सबसे ज़्यादा याद रखना है, तो उसको ध्यान से मतलब देखेंगे। नेक्स्ट इज लिंगानुपात। लिंगानुपात आपको पता होना चाहिए कि लिंगानुपात होता क्या है, तो प्रत्येक 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। तो जो लिंगानुपात है भारत का वो 1943 है एज पर सेंसस 2011। ये जो डेटा है ये 2011 के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया गया, तो केरल में, और वो कितना है 1084। ये पूछ लिया जाएगा, ये जो कुछ मतलब आप कह सकते हो डेटा है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा भी जा सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है तमिलनाडु में, फिर है आंध्र प्रदेश में। सिर्फ एक नहीं याद रखना है, 2 तो एटलीस्ट याद रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट इज न्यूनतम लिंगानुपात। ये दोनों तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक एंड न्यूनतम। तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ देखा गया, हरियाणा में 1879, और उसका रीज़न आप सभी जानते हैं, है ना, क्या है, भ्रूण हत्या बताया जाता है। ठीक है, दूसरा राज्य जम्मू कश्मीर 1889, और तीसरा राज्य है सिक्किम। बस आपको 2 याद रखने हैं। प्रथम सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, तो केरला में, और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है, हरियाणा में। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम थोड़ा सा देखेंगे डेटा ये एक्चुअली स्लाइड जो है वो रिपीट हो गई है। शिशु लिंगानुपात हम देखेंगे, तो शिशु लिंगानुपात जो है वो क्या है, 919 है, जो कि हमारी जनसंख्या का 13.6% है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कुल साक्षरता। ठीक है, लिटरेसी के ऊपर अब हम बात करते हैं। जनसंख्या, अब ये जो हमारी जनगणना हुई थी उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन को ही मापा गया है, पॉपुलेशन के साथ साथ साक्षरता दर देखी जाती है ना, जनसंख्या घनत्व देखा जाता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो हम यहाँ देखेंगे अब ये क्या है, लिटरेसी। तो कुल साक्षरता दर जो हमारे देश का है वो क्या है, 74%। और साक्षरता दर जो है सर्वाधिक कहाँ देखा गया है, तो केरला में 94%। न्यूनतम साक्षरता दर जो है वो कहाँ है, तो वो है आपका बिहार में 61.8% जो है बिहार का साक्षरता दर है। क्योंकि आप बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखना है कि एज़ पर सेंसस 2011 बिहार का साक्षरता दर क्या है, तो 61.8%। और दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, कैसे, न्यूनतम साक्षरता में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कहाँ हैं, तो केरला में। कितना है वहाँ का लिटरेसी रेट, तो 94%। अब हम देखेंगे, चूँकि हम बिहार की बात कर रहे थे, तो यहाँ आपने क्या देखा
कि बिहार में अगर हम बात करें तो पूरे बिहार का आपने क्या देखा, क्या है साक्षरता दर, तो ये है 61.8। अब अगर हम बात करें सिर्फ मेल की, तो मेल साक्षरता दर है बिहार का 71.20%, फीमेल साक्षरता दर है 51.50%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है वो है रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पूर्णिया। अब ये क्वेश्चन चूँकि बिहार एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर बिहार में रोहतास का है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जो है वो पूर्णिया का है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है रोहतास का है, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो आपका सहरसा है। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ याद रखना है। तो रोहतास सभी में टॉप पे है। पुरुष की बात कर ले, टोटल की बात कर ले, महिला की बात कर ले, तो रोहतास सबसे आगे है। बाकी न्यूनतम वाले में डेटा वेरी कर रहा है, तो इसको भी ध्यान से देखेंगे। नाउ जनसंख्या, अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन की अगर बात करें तो भारत की पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 है ना, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121.08 करोड़ है, जिसमें पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है, महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है, और दशकीय वृद्धि दर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया हुआ है कई सारे एग्जाम में। क्या देखा गया था, 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। नेक्स्ट इज सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी थी एज पर सेंसस 2011, तो अप्रॉक्स 20 करोड़, या फिर एग्जैक्ट डेटा पूछेगा तो 19.98 करोड़। देश की कुल जनसंख्या का जो कि 16.51% है। कहाँ की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य, ठीक है, अगर हम दूसरे राज्य की बात करें तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, दूसरे राज्य में आ जाएगा आपका क्या, महाराष्ट्र है। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें तो वो क्या है, दिल्ली। अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो क्या है, सिक्किम, और दूसरा राज्य है आपका क्या, मिज़ोरम। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व में। तो जनसंख्या घनत्व में बिहार जो है वो टॉप पे है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ है, बिहार में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है बिहार का वो है पटना। न्यूनतम जनसंख्या जो है बिहार में वो है शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो है वो है मधेपुरा 31.12%। पुरुष साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार का, सिर्फ डेटा यहाँ नहीं है, पूरे देश की डेटा पे हम बात करें, बीच बीच में मैं बिहार के पॉइंट्स भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर, तो जो हमारे इंडिया का पुरुष साक्षरता दर है वो है 80.9%, जिसमें कि पुरुष सर्वाधिक साक्षरता कहाँ देखा गया है, केरला में। दूसरा राज्य जो है वो कौन सा है, मिज़ोरम। और न्यूनतम साक्षरता दर देखा गया कहाँ, बिहार में। अभी हमने देखा बिहार का साक्षरता दर क्या है, 71.2%। और न्यूनतम साक्षरता दर में दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, AP। और इसका क्या है साक्षरता दर, तो ये है 72.6%। अब हम बात करते हैं महिला साक्षरता दर की। तो महिला साक्षरता दर जो है देश का है वो 64.6%, और इसमें भी केरला जो है वो टॉप पे है। सेकंड नंबर पे क्या है, मिज़ोरम। और न्यूनतम साक्षरता दर में अगेन फिर से महिला वाले में भी बिहार न्यूनतम पे है, और दूसरा राज्य जो है वो है राजस्थान। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों की हम बात करेंगे। तो जनसंख्या घनत्व जो है इंडिया का वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है एज पर सेंसस 2011, तो वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो
बिहार का, और सेकंड नंबर पे आता है आपका वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे तीसरा राज्य जो है वो है केरला। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में फर्स्ट नंबर पे आता है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो अरुणाचल प्रदेश का। और दूसरा राज्य क्या है, तो मिजोरम, जो कि कितना है 52 वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक है। और तीसरा राज्य है सिक्किम। अब और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हम देखेंगे, जैसे कि जनगणना का शुभंकर क्या है, तो प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन है, तो वो है W.E. प्लॉडेन। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है, तो R. गोपाला स्वामी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। जनगणना आयुक्त कौन है, तो श्री चंद्र मौली। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ देखा गया था, तो मेघालय में। ये सब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मतलब डेटा है। सबसे कम जो जनसंख्या देखी गई वो कहाँ की, तो नागालैंड की देखी गई थी, ठीक है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगरीय जनसंख्या, अब ये जो क्वेश्चन है 64th BPSC में पूछा गया क्वेश्चन था कि नगरीय जनसंख्या क्या देखी गई, तो 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। ये जो डेटा है सेम एज इट इज़ याद रखना, क्योंकि वहाँ हो सकता है 68.4 आए, 68.5 आए, ठीक है। तो एज इट इज़ याद रखना है। क्या है, ग्रामीण जनसंख्या 68.8% एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में सबसे युवा देश है, ऐसा आपको याद रखना है। और महानगरों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को, जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज, जनसंख्या भूगोल की एक शाखा है, हैबिटेट ज्योग्राफी की, कल्चरल ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की। तो इसका सही आंसर है ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1861, 72, 1800 या फिर 1882 में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B 1872 में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम जनगणना जेम्स प्रिंसेप द्वारा किस भारतीय शहर में शुरू की गई। तो अभी आपने पढ़ा था, अभी जो मैंने करवाया था अभी वन लाइनर्स, उसमें हमने देखा था पहली जो जनगणना हुई थी जेम्स प्रिंसेप के कार्यकाल में, वो हुई थी इलाहाबाद में 1824 में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना थी। तो अगर ऐसे बोला जाए तो 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वीं जनगणना थी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी किस दशक में। तो आपने देखा कि 1911 से 1921 में जनसंख्या में बढ़ोतरी की जगह क्या हुई थी, कमी हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि दर देखा गया था, जनसंख्या जो है वो घट गई थी। उसका रीज़न क्या था, प्रथम विश्व युद्ध भी हो सकता था, फ्लू भी आ गया था, वो भी हो सकता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ लोग हैं। तो अभी आपने देखा सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, और ये अप्रॉक्स किसके है, 20 करोड़ के आसपास, 19 पॉइंट समथिंग विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, और जो कि कितना प्रतिशत है पूरी जनसंख्या का, 16.51%, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है, 14.2, 15.5, 16.50, 18.2। तो ये क्या है, 16.50 के अप्रॉक्स है। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या सर्वाधिक है, केरला, महाराष्ट्र, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है MP, मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है।
अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हो सकते हैं वो सारे ही अपलोड कर दूँ, क्योंकि अभी बेसिकली जो हमने फोकस किया था वो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा था। और साथ ही मैं ट्राई करूँगी कि एक ग्राफ के थ्रू या आप कह सकते हो माइंड मैप के थ्रू अपलोड कर दूँ, ताकि आप ईजिली उसको ग्रैस्प कर सके। सो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।